जब भी हम ठाणे के पुराने ट्रैफिक की बात करते हैं ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे किसी शरीर की कोई नस ब्लॉक हो गई हो। मतलब एकदम एक क्लॉग्ड आर्टरी जैसा महसूस होता हाँ, बिल्कुल सही तुलना है ना? गाड़ियां बस रेंग रही हैं, घंटों बर्बाद हो रहे हैं, और शहर की जो असली ऊर्जा है वो जैसे माजीवड़ा या कीनहाथ नाका के जाम में कहीं फंसकर रह गई है। ऐसा लगता है कि शहर का जो बुनियादी ढांचा है वो इतनी बड़ी आबादी का वजन उठाने में बस हाँप रहा है। देखिए, अर्बन प्लानिंग की दुनिया में ना हम इसे किसी भी तेजी से बढ़ते शहर की सबसे बड़ी और क्लासिक बीमारी मानते हैं। शहर फैल रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ना चाहती है, लोग काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन जो फिजिकल ढांचा है, सड़कें, हाईवे, जंक्शन, वो उस रफ्तार का साथ ही नहीं दे पाता। बिल्कुल, सारा ट्रैफिक बस एक ही मुख्य सड़क पर आ जाता है। हाँ, और फिर पूरी की पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाती है। तो इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इन सारे नए अर्बन मास्टर प्लान्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट्स और डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं। जी। और मैं इन दस्तावेजों को काफी गहराई से देख रही थी, और एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि ठाणे में जो भी हो रहा है वो कोई छोटा मोटा पैचवर्क नहीं है। मतलब ये सिर्फ सड़कों के गड्ढे भरने का काम तो बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे शहर की एक तरह से मेगा बाईपास सर्जरी हो रही है। हाँ, मेगा बाईपास सर्जरी, एक ऐसी सर्जरी जो ठाणे के पुराने सिंगल रूट सिस्टम को पूरी तरह से एक मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट ग्रिड में बदल रही है। और अगर हम इसे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट्स के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है। सही बात है। जो सूत्रों के मुताबिक 2030 तक ठाणे को मुंबई के दूसरे सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील करने वाला है। बिल्कुल। और इस पूरे मास्टर प्लान की रणनीति को समझना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का कोई जंगल खड़ा करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक शहर की पूरी मोबिलिटी, यानी लोगों और सामान के चलने का जो तरीका है, उसे जड़ से रीडिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, तो ये मल्टीलेयर ग्रिड काम कैसे करेगा? तो देखिए, एक मल्टीलेयर ग्रिड का सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और पानी के किनारे हर जगह से कनेक्टिविटी के विकल्प मौजूद हों। वाह! तो चलिए इन ब्लूप्रिंट्स के सबसे पहले और सबसे बड़े हिस्से से शुरुआत करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी ट्रैफिक जैम की बात होती है तो लोगों का पहला ख्याल यही आता है कि भाई सड़कें चौड़ी कर दो। हाँ, वो सबसे आम सोच है। लेकिन ये जो प्लान है ये उस पुरानी सोच से काफी अलग लग रहा है मुझे। क्योंकि दुनिया के किसी भी सफल शहर का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, सिर्फ सड़कें चौड़ी करने से कभी भी ट्रैफिक कम नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल। आप सड़क चौड़ी करेंगे, कुछ सालों में नई गाड़ियां आ जाएंगी और सड़क फिर से भर जाएगी। किसी भी बड़े शहर के विकास की पहली और सबसे मजबूत शर्त एक हाई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांजिट प्रणाली ही होती है। पब्लिक ट्रांजिट। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो एक बार में हजारों लोगों को ले जा सके। इसीलिए इस पूरे विजन की शुरुआत मेट्रो से ही होती है। मेट्रो किसी भी आधुनिक शहर की नई रीढ़ की हड्डी होती है। और ठाणे के मामले में मैं देख रहा हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी कोई एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा जाल है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। अगर हम इसके स्केल को देखें तो वडाला से गायमुख तक मेट्रो लाइन 4 आ रही है, फिर कासरवडवली से गायमुख तक उसी का विस्तार लाइन 4 ए के रूप में हो रहा है जी। इसके अलावा ठाणे भिवंडी कल्याण को जोड़ने वाली लाइन 5 है और गायमुख से शिवाजी चौक तक लाइन 10 है। और इन अलग अलग लाइंस का जो सबसे अहम पहलू है ना, वो है इनका इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन मतलब ये आपस में कैसे जुड़ेंगी। हाँ, जिसे कापुर बावड़ी का इलाका ले लीजिए, वो अब एक बहुत बड़े इंटरचेंज हब के रूप में उभर रहा है। अब ये इंटरचेंज हब कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, बताइए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एक ट्रेन से उतरना है, फिर स्टेशन से बाहर आना है, धूप में सड़क पार करनी है और फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी है। ओहो, वो तो बहुत थकाऊ हो जाता है। बिल्कुल, ये एक एकदम सीमलेस सिस्टम है। आप एक लाइन से आते हैं, उसी वातानुकूलित स्टेशन के अंदर एक एस्केलेटर लेते हैं और भिवंडी या साउथ मुंबई जाने वाली दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं। क्या बात है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हजारों लोग जो अपनी दिशा बदलने के लिए सड़कों पर उतरकर ऑटो या कैब का इस्तेमाल करते थे, वो अब सड़क पर आएंगे ही नहीं। हाँ, मतलब घोड़बंदर, वागले एस्टेट और कोलशेत जैसे घनी आबादी वाले इलाकों का जो पूरा सरफेस ट्रैफिक है वो इस एक सिस्टम से ही काफी हद तक छट जाएगा। बिल्कुल छट जाएगा। इन सारे मैथ्स और प्लान्स को देखते हुए जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रही है वो है 29 किलोमीटर का वो रिंग मेट्रो लूप। हाँ, वो तो मास्टर स्ट्रोक है। सच में, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे शहर के अंदरूनी हिस्सों के चारों तरफ किसी ने एक विशाल कन्वेयर बेल्ट लगा दी हो। कन्वे बेल्ट, अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। है ना।
एक ऐसी बेल्ट जो लगातार बस गोल गोल घूम रही है और शहर के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है। अब अगर हम इसे रियल एस्टेट की नज़र से देखें तो किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत अक्सर इस बात से तय होती है कि वहां से मुख्य शहर जाना कितना आसान है। एकदम सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये विशाल कन्वेयर बेल्ट मुंबई और ठाणे के बीच की दूरी को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भी खत्म कर देगी? ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। अर्बन डिजाइन में ना हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे मेंटल ज्योग्राफी कहा जाता है। मेंटल ज्योग्राफी? हाँ, देखिए, जब किसी जगह जाने में ट्रैफिक की वजह से अनिश्चितता होती है कि यार 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लग जाएंगे, तो वो जगह मनोवैज्ञानिक रूप से हमें बहुत दूर लगने लगती है। हाँ, ये तो है। हम सोचने लगते हैं कि वहां कौन जाएगा इतनी दूर। बिल्कुल। लेकिन जब ये रिंग मेट्रो और बाकी लाइंस पूरी तरह चालू हो जाएंगी तो आपकी यात्रा का समय एकदम फिक्स हो जाएगा। आपको पता होगा कि ठीक 22 मिनट में आप अपनी मंजिल पर होंगे। ये जो सीमलेस कनेक्टिविटी है ना, ये लोगों के दिमाग से वो दूरी का डर ही खत्म कर देगी। ठाणे अब मुंबई का कोई दूर दराज का उपनगर नहीं लगेगा, बल्कि उसी का एक स्वाभाविक, सुलभ और हाई स्पीड विस्तार बन जाएगा। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई शहर के अंदर और ईस्टर्न साइड की कनेक्टिविटी की। जी। लेकिन ठाणे के सामने एक बहुत बड़ी भौगोलिक चुनौती भी तो है। आप नेशनल पार्क की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अगर किसी को ठाणे से मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स यानी बोरीवली या अंधेरी की तरफ सीधा जाना हो तो बीच में संजय गांधी नेशनल पार्क की एक विशाल दीवार खड़ी है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा बैरियर है। अभी तो ये सफर ऐसा है जैसे पूरा पहाड़ घूम कर जाना पड़े, जो सच कहूं तो किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं पर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का सबसे बड़ा गेम चेंजर सामने आता है। एकदम सही। हम बात कर रहे हैं ठाणे बोरीवली ट्विन टनल की। मैं बता दूं कि ये अर्बन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है। मास्टरपीस? वो कैसे? देखिए, नेशनल पार्क के पर्यावरण और वहां के वन्य जीवों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये टनल जमीन के काफी नीचे से खोदी जा रही है। ये 10 से 23 किलोमीटर लंबी जुड़वा टनल है। विशाल टनल बोरिंग मशीनें इस पहाड़ के नीचे से रास्ता बनाएंगी और इसका सीधा असर ये होगा कि ठाणे सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिना किसी रुकावट के जुड़ जाएगा। वाओ! और ये जो घोड़बंदर रोड पे लोग सिर्फ वेस्टर्न लाइन जाने के लिए आते थे, उनका पूरा का पूरा ट्रैफिक इस सुरंग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर मुझे एक बड़ा सवाल उठाना है। जी, पूछिए। मैंने इन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी हैं। उनमें इस ट्विन टनल की अनुमानित लागत लगभग 18,800 करोड़ रुपए बताई गई है। हाँ, बजट तो बड़ा है। और टारगेट है कि 2028 तक ये पूरी हो जाएगी। ये दावा भी है कि जो सफर पहले 60 से 90 मिनट लेता था वो अब सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। बिल्कुल। लेकिन 18,800 करोड़, ये तो एक खगोलीय रकम है। हाँ, सुनने में बहुत ज्यादा लगती है। मतलब सिर्फ 15 या 20 मिनट के सफर को कम करने के लिए इतना भारी भरकम निवेश। इतने बजट में तो हम कई नए अस्पताल, स्कूल या पूरी की पूरी नई टाउनशिप बसा सकते हैं। क्या एक टनल पर इतना पैसा झोंकना सच में आर्थिक रूप से सही फैसला है? ये सवाल अक्सर उठता है और मैं मानता हूं कि 18,800 करोड़ वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अर्बन इकोनॉमी में ना हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक वेलोसिटी को देखना होता है। अच्छा, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ 15 मिनट बचाने की बात नहीं है। जब 90 मिनट का सफर 15 मिनट का हो जाता है तो 2 अलग-अलग शहर यानी ठाणे और बोरीवली मिलकर एक सिंगल इंट्रा-सिटी मार्केट बन जाते हैं। मतलब एक ही शहर जैसे काम करने लगते हैं। एकदम सही। अब जरा सोचिए, हर दिन लाखों गाड़ियां उस 90 मिनट के जाम में जो लाखों लीटर ईंधन जलाती हैं, उसकी कीमत क्या है? वो तो है, ईंधन का नुकसान तो बहुत होता है। और जो कमर्शियल ट्रकों का फ्लीट दिन में सिर्फ 1 ट्रिप कर पाता था, वो अब आराम से 3 ट्रिप करेगा। इसके अलावा कंपनियों के लिए टैलेंट पूल रातों रात दोगुना हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वेस्टर्न सबर्ब्स के लोग आसानी से ठाणे काम करने आ सकेंगे। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक गतिविधियों में जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी ना, वो आने वाले कुछ ही सालों में इस 18,800 करोड़ के निवेश को रिकवर कर लेगी। ये पॉइंट काफी दिलचस्प है कि कैसे समय की बचत सीधे इकोनॉमी की स्पीड बढ़ा देती है। जी। चलिए, टनल के जरिए वेस्टर्न कनेक्टिविटी तो सुलझती दिख रही है, लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक और पहेली सामने आती है। वो क्या? अगर लोग टनल में चले गए, मेट्रो भी बन गई, तो ठाणे की जो मुख्य रीढ़ है यानी घोड़ाबंदर रोड, उसका क्या होगा?
क्योंकि ट्रकों, भारी कमर्शियल वाहनों और लोकल ट्रैफिक के लिए ज़मीनी रास्तों की ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती ना। टनल हर चीज़ का जवाब तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, और यहीं पर वो मल्टी लेयर ग्रिड का असली मतलब समझ में आता है। प्लानर्स ने घोड़ाबंदर रोड को नजरअंदाज नहीं किया है। अच्छा। नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से ली इंजीनियर किया जा रहा है। इसे एक 14 लेन कॉरिडोर में बदला जा रहा है, 7 लेन जाने के लिए और 7 लेन आने के लिए। 14 लेन, बाप रे। हाँ, और इसका काम 2026 के आसपास पूरा होने की उम्मीद है। अब देखिए, 14 लेन का मतलब सिर्फ डामर बिछाकर सड़क चौड़ी करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें ट्रैफिक का सेग्रीगेशन यानी अलगाव शामिल है। जो भारी वाहन गुजरात की तरफ नेशनल हाईवे 48 पर जा रहे हैं, वो फ्लाईओवर और एक्सप्रेस लेन से बिना रुके ऊपर ही ऊपर निकल जाएंगे। और जिन्हें सिर्फ लोकल मार्केट या अपनी हाउसिंग सोसाइटी में जाना है, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड सर्विस लेन्स होंगे। 14 लेन का हाईवे शहर के बीच से गुजरना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आप किसी सड़क को कितना भी चौड़ा कर लें, एक लिमिट के बाद वो भी चौक हो ही जाती है। ये एक बहुत ही वैलिड चिंता है ना? अगर सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रास्ते पर जाएगा तो बॉटलनेक तो बनेंगे ही बनेंगे। एकदम सही। अर्बन प्लानिंग का सबसे बुनियादी नियम यही है कि कभी भी सारी मोबिलिटी को एक ही रास्ते पर मत थोपो। सिस्टम में हमेशा बैकअप विकल्प होने चाहिए। हाँ, वही मैं सोच रही थी। इसीलिए इस मास्टर प्लान में नए समानांतर यानी पैरेलल रास्तों का निर्माण सबसे अहम कड़ी है। तो इसे समझने के लिए ना मैं इसे पानी के बहाव से देखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके पास बहुत तेज प्रेशर से बहता हुआ पानी है और उसे निकालने के लिए सिर्फ एक पाइप है, यानी आज का हमारा घोड़बंदर रोड। ठीक है। तो जाहिर है पाइप फटने का डर रहेगा और बहाव धीमा होगा। लेकिन क्या हो अगर हम उस एक पाइप के साथ 2 और नए पाइप जोड़ दें? बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। पानी 3 रास्तों में बढ़ जाएगा, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा और बहाव एकदम स्मूथ रहेगा। इन प्लान्स में मुझे वो 2 नए पाइप साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, और वो 2 नए पाइप कौन से हैं? पहला है नया कोस्टल रोड और दूसरा है खारबाव रूट। बिल्कुल। ये 3 पाइप वाला उदाहरण इस पूरे विजन को एकदम सटीक तरह से समझाता है। तो थोड़ा कोस्टल रोड के बारे में बताइए। अगर हम पहले नए विकल्प यानी कोस्टल रोड की बात करें तो ये बालकुम से गायमुख तक करीब 13.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। इसका आधा काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये घोड़ेबंदर रोड के ठीक समानांतर चलेगा और इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि ये ठाणे में एक नया वाटरफ्रंट डेवलपमेंट जोन खोल देगा। वाओ, वाटरफ्रंट। हाँ, जिन इलाकों तक पहले पहुंचना मुश्किल था, वे अब सीधे एक हाई स्पीड रोड से जुड़ जाएंगे। और वाटरफ्रंट डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है प्रीमियम रियल एस्टेट का बूम। बिल्कुल। और अगर हम दूसरे पाइप यानी खारबाव वाले रूट को देखें तो वहां तो पूरे के पूरे नए क्रॉस क्रीक ब्रिज बन रहे हैं ना। कासरवडली से खारबाव, गायमुख से पायगांव और कोलशेत से कल्हेर तक नए पुल बनाए जा रहे हैं। जी, ये क्रॉस क्रीक ब्रिज बहुत ही शानदार रणनीतिक कदम है। इनका असली मकसद शहर के अंदर के ट्रैफिक को बचाना है। वो कैसे? आज की तारीख में भिवंडी जो है वो एक बहुत बड़ा वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब है। वहां जाने वाले भारी ट्रकों को ठाणे शहर के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ, और वही सबसे ज्यादा जाम लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन नए पुलों के बन जाने से वे ट्रक सीधा कासरवडाली या गायमुख से पुल पार करेंगे और खारबाव होते हुए सीधा मुंबई नासिक हाईवे पर निकल जाएंगे। मतलब वो भारी कमर्शियल ट्रैफिक शहर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। एकदम सही। तो अगर हम एक कदम पीछे हटें और इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, हमारे पास जमीन के नीचे एक हाई स्पीड ट्विन टनल है। जी। जमीन के ऊपर 14 लेन का मेन हाईवे और वाटरफ्रंट के साथ साथ चलता कोस्टल रोड है। बिल्कुल। ऊपर हवा में 29 किलोमीटर की रिंग मेट्रो है जो इन सबको आपस में जोड़ रही है। और शहर के बाहर भारी ट्रैफिक को निकालने के लिए खारबाव के नए पुल हैं। हाँ। तो 2026 से 2030 के बीच जब ये सारी चीजें एक साथ चालू हो जाएंगी तो ये अंतिम विजन कैसा दिखेगा? अंतिम विजन एक ऐसे शहर का है जो सिर्फ एक दिशा में नहीं भाग रहा है। एक मल्टी डायरेक्शनल हब होगा। मल्टी डायरेक्शनल हब। हाँ, आप किसी भी दिशा से आएं, उत्तर में गुजरात से, दक्षिण में मुंबई से, पूर्व में भिवंडी से या पश्चिम में बोरीवली से, आपके पास ठाणे में घुसने और निकलने के लिए एक डेडिकेटेड जैम मुक्त रास्ता होगा। क्या बात है! ये लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल स्पेस और रेजिडेंशियल इलाकों का एक परफेक्ट इंटीग्रेशन होगा। रियल एस्टेट के नजरिए से देखे ना तो ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो दशकों में बस एक बार आता है। बिल्कुल। अब तक ठाणे को मुंबई का सिर्फ एक रेसिडेंशियल स्पिलओवर माना जाता था। हाँ, मतलब लोग बस सोने के लिए वहां जाते थे। बिल्कुल। लोग मुंबई में काम करते थे और सिर्फ इसलिए ठाणे में रहते थे क्योंकि वहां घर थोड़े सस्ते मिल जाते थे।
ये सिर्फ एक स्लीपिंग टाउन था। जी। लेकिन इन रिपोर्ट्स में जिस मुंबई का दूसरा CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने की बात हो रही है, वो तो ठाणे की पूरी पहचान ही बदलने वाला है। एकदम सही। CBD का मतलब है जहां बड़े कॉर्पोरेट दफ्तर हों, IT हब हों, रिटेल स्पेसेस हों। जब कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो जाएगी तो कंपनियां नरीमन पॉइंट या BKC का भारी किराया देने के बजाय ठाणे में अपना बेस बनाना पसंद करेंगी। बिल्कुल करेंगे। और इसका सीधा मतलब है कि वहां हाई पेइंग जॉब्स आएंगी और प्रॉपर्टी की कीमतें एक बिल्कुल नए स्तर पर चली जाएंगी। हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट का काम नहीं है, ये असल में अर्थव्यवस्था का इंजन है। किसी भी शहर का बुनियादी ढांचा वहां रहने वालों के रोजमर्रा के जीवन को तय करता है। आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं, आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो करता है और आपका वित्तीय निवेश आपको कितना रिटर्न देता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शहर की नसें कितनी साफ हैं। बहुत सही बात कही आपने। ये सिर्फ अर्बन प्लानर्स की दिलचस्पी का विषय नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए समझना जरूरी है जिसका उस शहर में घर है या जो वहां अपना भविष्य देख रहा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, ठाणे एक अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रहा है। मेट्रो की एक विशाल कन्वेयर बेल्ट शहर के अंदर की मेंटल ज्योग्राफी बदल रही है। जी। ट्विन टनल वेस्टर्न सबर्ब्स की दूरी को 90 मिनट से घटाकर 15 मिनट कर रही है। 14 लेन का घोड़बंदर रोड और कोस्टल रोड का वाटरफ्रंट विकल्प सतह के ट्रैफिक को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। और खारबाव के नए पुल भारी ट्रकों को शहर से बाहर बाईपास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो ठाणे को एक उपनगर से उठाकर एक ग्लोबल CBD की कतार में खड़ा कर रहा है। एक ऐसा विजन जो सिर्फ कल की नहीं बल्कि अगले 50 सालों की जरूरत को ध्यान में रखकर जमीन पर उतारा जा रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद मैं एक ऐसे विचार पर रुकना चाहती हूँ जो थोड़ा परेशान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। अच्छा, वो क्या है? हमने देखा कि ये मल्टी लेयर ग्रिड यात्रा के समय को कैसे खत्म करेगा और ठाणे को एक विशाल सेकंड CBD बना देगा। लेकिन जरा सोचिए, अर्बन प्लानिंग में एक चीज होती है, इंड्यूस्ड डिमांड। हाँ बिल्कुल। जब कोई जगह इतनी सुलभ, इतनी शानदार और इतनी आधुनिक हो जाती है तो वहां व्यापार और रोजगार चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। अगर ठाणे में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगें, नए वाटरफ्रंट्स पर आलीशान प्रोजेक्ट्स आ जाएं और देश भर से टैलेंट वहां बसने लगे, तो क्या इस शानदार सफलता के कारण ही वहां इतनी विशाल नई आबादी नहीं आ जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 10 या 15 सालों में ये 14 लेन का हाईवे, ये 3 नए पुल और ये हजारों करोड़ की ट्विन टनल भी उस नई आबादी के सामने छोटी पड़ने लगे? क्या एक बेहतरीन अर्बन प्लानिंग कभी अपनी ही सफलता का शिकार हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन चमकते हुए ब्लूप्रिंट्स के बीच हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।